आप आपकी सत्य की और आपकी आवाज़ उठाओगे तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। आपने देखे होंगे कि किसी का प्लेन क्रश हो रहा है तो कोई कहाँ मारा जा रहा है, तो किसी का इनकाउंटर हो जा रहा है, तो ये हो रहा है। आदरणीय ये जो लोग ईवीएम के खिलाफ या अपनी हकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं मिटाने का मतलब दमन वाली जो क्रिया, कानूनी तानाशाही वाला कार्य मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। और इसको नमस्कार दोस्तों, मैं उदयवन सिंह अगर आप देख रहे हैं नए समता न्यूज़ का खास एपिसोड देश का विकास या देश का विनाश। हमारे साथ इंदौर में हम आज आए हुए हैं, जो महू जो नगरी है बाबा साहब के नाम से जानी जाती है, पूरे देश में प्रचलित है। तो इस इंदौर में ये बड़ी शख्सियत हैं, इनका नाम पूरे प्रदेश में चर्चित है। बहुजन समाज पार्टी जो इसकी स्थापना 1984 में हुई, उस समय से बहुजन समाज पार्टी में उन्होंने काम किया और लंबे समय से उन्होंने काम किया बहुजन समाज पार्टी में। उसके बाद ये कांग्रेस में बड़े बड़े पदों पर भी रहे हैं। इनका नाम है डॉक्टर हेमंत हिरोले जी। इनसे हम पूछते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? 2024 का जो चुनाव है बहुत ही संघर्षपूर्ण चुनाव है। और संविधान के दायरे से अगर हम देखेंगे तो ये जो लोग अभी जो वर्तमान सरकार है पिछले 10 साल से एनडीए की जो भाजपा समर्थित है, ये जो पूरी आरएसएस की जो पूरी स्क्रिप्ट चला रही है, ये संविधान के लिए कहीं ना कहीं घातक है। और ख़ास करके एससी एसटी और ओबीसी और महिलाओं के लिए बड़ा ये घातक है। इन्होंने देखा कि विगत ये जो 2014 में जो आई थी एक नारा लेकर कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और 2 करोड़ मजदूरी देने की बात करी थी इन लोगों ने हर साल, मतलब रोज़गार देने की बात करी थी, लेकिन नहीं हुई। 2014 के बाद इन्होंने 2019 में पुलवामा हत्याकांड वैसा तो संवैधानिक रूप से आर्मी के नाम से वोट मांगना गलत है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी ने आर्मी के नाम से वोट मांग के चुनाव आयुक्त ने कार्रवाई नहीं करना कहीं ना कहीं गलत संकेत जाता है, एक तरफा संकेत जाता है। पिछले साल ही 2019 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए थी कि भाई आप आर्मी के नाम से वोट नहीं मांग सकते। और जैसे तैसे 5 साल आए, लेकिन इन्होंने एक भी कार्य जनहित में नहीं करा। शिक्षा इतनी महंगी करी, आप देखते हैं 450 रुपये का 330 से 40 रुपये का गैस सिलेंडर हुआ करता था, आज 1130 रुपये का हुआ। पेट्रोल डीजल की बात तो आप छोड़ो कि इन्होंने दूध दही छाछ इस पर भी जीएसटी लगाई, मतलब आम आदमी का जीना मुश्किल हो। और इस समय में अगर ये 2024 में भी अगर चुनाव में जीत जाते हैं तो बहुत ही आम आदमी का जीवन बहुत ही होगा। अभी 2014 में गवर्नमेंट के आंकड़े थे कि 36 करोड़ लोग गरीब है भारत में, लेकिन नरेंद्र मोदी के राज में 2014 के बाद 19 के बाद अभी 80 करोड़ गरीब हुए। ऐसा नरेंद्र मोदी अपने भाषण में बोलते हैं कि मैं देश के 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दे रहा हूँ, 5 किलो राशन, जो कि वो घातक है। और अभी फ़िलहाल सभी मैं देख रहा हूँ इंडिया जो महागठबंधन बना है, और बिल्कुल महागठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में या आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, शरद पवार जी, प्रकाश आंबेडकर जी, उद्धव ठाकरे जी और तेजस्वी यादव है, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन जी है, ऐसे बहुत तमाम पूरे देश के स्टैलिन सर है तमिलनाडु से, तमाम देश के लोग इंडिया में शामिल है। और निश्चित ही इंडिया की जीत होके नरेंद्र मोदी की ये जो भाजपा की आरएसएस समर्थित सरकार है, इनको निश्चित रोका जाएगा। आपने जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ा था, उसमें क्या गलतियां, क्या उसकी अनियमितता थी, इसी कारण छोड़ा था? एक्चुअली बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छी थी। बहन जी ने विगत जितने भी कार्यकाल रहे, एडमिनिस्ट्रेशन इतना पावरफुल मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी सीएम का रहा कि हम लोग बहन जी को आज भी सैल्यूट करते और करते रहेंगे। बहन जी का अच्छा रहा, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा आने के बाद से कुछ लोग सामाजिक लोग नाराज़ होने की वजह से ये जो यूपी के बाहर बीएसपी को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाए, जिसे यूपीए सरकार में गठबंधित सरकार में मंत्री पद लेना चाहिए था संयुक्त रूप से, लेकिन लिए नहीं। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि बीएसपी बैकफुट पे गए, और इसलिए हमने उस समय से ही हमने बीएसपी छोड़ के, क्योंकि बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष किसी कारणवश
छोड़ के कांग्रेस में ज्वाइन हुए थे, हम उसकी पहले कांग्रेस ज्वाइन हुए थे। उसके बाद हम सतत कांग्रेस में रहकर SC ST OBC की सेवा करते हैं और बिल्कुल अन्याय के खिलाफ हमेशा सतत खड़े रहते हैं। पूरे देश में कांसीराम साहब ने हजारों लीडर बनाए थे, हजारों लीडरों को तैयार किया था। अब हजारों लीडर होने के बावजूद भी करोड़ों कांसीराम साहब को मानने वाले लोग भी हैं, फिर भी बहुजन समाज सत्ता से दूर क्यों है? कांसीराम साहब का जो नारा था, बहुजन सुखाए बहुजन हिताय, तिलक तराजू और तलवार की जो बात करी थी उन्होंने, उनके विरोध में हम लोग चले थे, कांसीराम साहब चले थे। कांसीराम जी साहब हमारे बीच में से जाने के बाद आदरणीय बहन जी और बहन जी के सहयोगी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात छोड़ के सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात लाई और गणेश हाथी को गणेश जी का रूपांतर करा। उसके बाद ही बीजेपी BSP से लोग दूर होते गए और हम भी बिल्कुल लीडर है। कांसीराम जी ने जो कांग्रेस के लीडर है आज भी, चाहे वो अन्य पार्टी में गए हो, चाहे वो आप में गए हो, चाहे हेमंत सोरेन जी के साथ में हो, चाहे स्टालिन जी के साथ में हो, चाहे कांग्रेस के साथ में हो, हमें कहीं ना कहीं हम लोग आज भी मान्यवर कांसीराम साहब को हमारा आदर्श मानते हैं और जीवन भर मानते रहेंगे। हमारी विचारधारा तो वही है, चाहे BSP नाम नहीं है, चाहे हम कांग्रेस में हैं, लेकिन हमारी ये विचारधारा चाहे महात्मा गांधी की हो, चाहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी और मान्यवर कांसीराम जी की विचारधारा से, मान्यवर कांसीराम जी की साहब की जो विचारधारा थी वो बहुजन सुखाय बहुजन हिताय थी, वही हमारी है। और वो भी वर्तमान कांग्रेस में आपने देखना है कि वर्तमान में राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की बड़ी अच्छी निकाली और उसके बाद ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो निकाली, ये बहुजन हिताय है, बहुजन सुखाय के लिए निकाली। और मुझे लगता है कि नहीं, वर्तमान में भी राहुल गांधी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की बहुजन बचाओ संविधान बचाओ जो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्या कांग्रेस पार्टी कहाँ तक संविधान को बचाने में सफल हो पाई कि नहीं बचा पाई? क्योंकि वर्तमान स्थिति में आप देख रहे होंगे कि भाजपा सरकार किस प्रकार संविधान का उल्लंघन कर रहा है। संविधान में जो एक स्वतंत्र एजेंसियां होती हैं, ED, CBI, चुनाव आयोग और कोर्ट, न्यायालय, आपने देखा होगा कि ED किस प्रकार से देश के अच्छे कार्य करने वाले लोगों के, जैसे हेमंत सोरेन जी है और केजरीवाल जी को आप देख रहे हैं, जानबूझ के इन पे छापे डलवा के इनको गिरफ्तार करना, ये संविधान का हनन है। और जो लोग, अजीत पवार जैसे लोग, छगन भुजबल जैसे लोग और अन्य कई माँ घोटाले वाले लोग जिन्होंने BJP ज्वाइन करे, उस पर ED और ये CBI का और न्यायालय का कोई भी ये नहीं है, उनको ये बिंदास जी रहे। और चाहे मुकुल राय हो TMC का, चाहे हेमंत शर्मा हो आसाम का, इनमें घोटाले भ्रष्टाचार अमित शाह खुद बोलते थे इनमें भ्रष्टाचार हुए, लेकिन इन्होंने BJP ज्वाइन करी, उनके भ्रष्टाचार मुक्त हो, एकदम साफ हो गए, वो वॉशिंग मशीन से धुल गए। भाई आप देख रहे होगे अभी लेटेस्ट 1-2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया और आज माननीय न्यायालय ने उनको जमानत भी दी, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं यार, कहीं ना कहीं। लेकिन हमारी कांग्रेस के आदरणीय राहुल गांधी जी को जो न्याय यात्रा है और पूरे इंडिया वालों के जो इंडिया की जो महाआघाड़ी है या संयुक्त संगठन है, महागठबंधन है, महागठबंधन में, क्योंकि आप चुनाव आयोग को देख लो, एक दिन में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इन्होंने एक ही दिन में तुरंत 2 चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करी। ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। और ऐसे कई ED का संचालन देख लो, असंवैधानिक है। मतलब नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है, उनके अन्याय के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है, इसके खिलाफ कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। ये चाहे जिला स्तर का लीडर हो, चाहे प्रदेश लेवल का लीडर हो, चाहे वो नेशनल लेवल का लीडर हो, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी किसी माध्यम से उनको प्रशासनिक आरोप कोई झूठे रिपोर्टों में फंसा देगा, कोई ED लगा देगा या कहीं ना कहीं फंसा देगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी जोरदार इसमें विरोध करेगी और पूरा इंडिया मिला के हम लोग ये भाजपा की RSS समर्थित सरकार को हटाएंगे और संविधान को बचाएंगे। ये हमारा पूरा संकल्प है। और ये जो न्याय यात्रा निकली हमारी पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लेकर मुंबई तक, ये इसका उद्देश्य। और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला आदरणीय राहुल गांधी जी को और पूरी टीम को। आपने देखा कि मुंबई में जब समापन हुआ तो उस मंच पे
पूरे भारत के बड़े सीनियर लीडर एक मंच पे दिखे, बड़ा दिल को सुकून मिला और ये निश्चित ही ये महान हस्तियाँ देश के संविधान को बचाएंगे और हम भी उसमें सहभागी है। कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगते हैं कांग्रेस पार्टी संविधान बचा रही है, संविधान बचा रही है या खुद कांग्रेस पार्टी अपने आप को बचा रही है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस पार्टी अपने आप में बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस की जो विचारधारा है, जब अंग्रेज़ों के समय वो अंग्रेज़ों को नहीं डरी, अंग्रेज़ों के इसे महान विषम काल में जब 1947 से आप अगर इतिहास देखोगे उस समय हमारे देश की क्या हालत थी, लेकिन आज उस अंग्रेज़ों को नहीं डरे। वो बात है ना, हम नहीं वो डरे नहीं गोरों से, आज लड़ना है इन काले चोरों से। ये कांग्रेस लेने और कांग्रेस बचाने नहीं, ये देश बचा रही है। राहुल गांधी को क्या ज़रूरत थी भाई 6,500 किलोमीटर पैदल चलने की? क्या ज़रूरत है पूरा पैदल चल के कन्याकुमारी से कश्मीर तक? ये कहीं ना कहीं लोगों की जन जागृति और संविधान के लिए संविधान को बचाने की। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी के बहुत सारी इंटरव्यू और भाषण। राहुल गांधी जी संविधान की बात करते हैं और कांग्रेस बचाने की बात नहीं। कांग्रेस तो अपने आप में बहुत सेफ है सर। कांग्रेस को डुबाने के लिए इनको और ये गलत बोलने के लिए ये बोलते थे, इनका नारा कि अब की बार कांग्रेस मुक्त की बात करते थे, लेकिन कहाँ कांग्रेस मुक्त हो गया? अभी तो ये भाजपा मुक्त है। ये कहीं ना कहीं यूएम का सहारा लेके देश में जो यूएम के घोटाले चल रहे, अभी आप देख रहे हैं कि पूरे लोगों में पूरा सर्वे में ऐसा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन ये लोग आज भी देखो ना कि भाई इतने चरणों में चुनाव क्यों करता चुनाव आयोग? क्यों भाई? आप तुरंत चुनाव करने के बाद काउंटिंग करना चाहिए ना, कि आप 1 महीना 1.5 महीना रख रहे हैं जब तक। तो यूएन मशीन आपने देखा, आपका मोबाइल हैक हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट हैक हो सकता है, तो यूएम क्यों हैक नहीं हो सकती भाई? यूएम भी हैक हो सकती है। देश के बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े देश बैलेट पेपर से चुनाव कर रहे हैं। आपको बैलेट पेपर से चुनाव करने में क्या तकलीफ है? क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी जी की और इन आरएसएस की और भाजपा की जो जान है वो यूएम में है। और ये जो बाकी की अभी जो सरकारें बनी, ये कहीं ना कहीं यूएम में घोटाले बने। कई बार आपने देखा होगा कि एक निर्दलीय व्यक्ति है, उसके परिवार के 11 वोट है, वो 19 वोट थे, 19 वोटों में से उसको 1 वोट नहीं मिला, उसके वोट कहाँ गए? यूएम ने। कहीं ना कहीं तो घोटाला हुआ ना। तो इसलिए ये सरकार जो लगी है यूएम से माध्यम से चुनाव आयोग को पूरा अपने कब्जे में लेकर काम कर रही है। देश की जंतर मंतर अदालत में जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं की पैनल आंदोलन कर रही है, वहाँ पर उन सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं के आंदोलन को वहाँ पर दबाया जा रहा है, उनकी 144 लगा दी जाती है, मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखो, मानव अधिकार और संवैधानिक आपके फंडामेंटल राइट्स तो कुछ बचे ही नहीं है पिछले 10 सालों में। आप आपकी सत्य की और आपकी आवाज़ उठाओगे तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। आपने देखे होंगे कि किसी का प्लेन क्रश हो रहा है तो कोई कहाँ मारा जा रहा है, तो किसी का इनकाउंटर हो जा रहा है, तो ये हो रहा है। आदरणीय ये जो लोग यूएम के खिलाफ या अपनी हकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं मिटाने का मतलब दमन वाली जो क्रिया, कानूनी तानाशाही वाला कार्य मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। और इसको भारत की पूरी जनता इस आने वाले चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देगी, इंडिया को भारी मतों से जिता के संविधान का मान सम्मान बचाएगी और संविधान बचाएगी। देश में दलित, आदिवासियों एवं मुस्लिम, सिख, पिछड़ा वर्ग सभी जातियों के साथ अत्याचार शोषण होता है, एवं जो अन्य कम्युनिटी के लोग हैं, जो महिला के साथ अत्याचार होता है। अगर इस अत्याचार से निजात पाना है तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? कैसे निजात मिलेगी अत्याचार से? देखो, अत्याचार की निजात पाने के लिए, सेल्फ डिफेंस होने के लिए सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक नारा दिया है, आप शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शिक्षा के लिए क्यों ऐसा करा? क्योंकि अगर आप शिक्षित रहेंगे तो आपको आपके फंडामेंटल राइट्स मालूम रहेंगे कि और आपके कानून आपको पान सके। अगर आपको कानून मालूम है तो आप निचली पुलिस चौकी से, पुलिस थाने से लेकर जिला कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर आपको शिक्षा से ज्ञात है, अगर आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है तो आप बिल्कुल आपकी आवाज़ कानून के दायरे में रहकर संवैधानिक रूप से आप उठा सकते हैं। इसीलिए पूरे देश में सभी लोगों को शिक्षा की तरफ मुड़ना चाहिए। अगर शिक्षा ही सभी चीज़ों की जननी है, मतलब सुरक्षा की जननी है, वो बोलते ना शिक्षा ही वो शरणी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर वो शिक्षित होगा तो अस्त्र शस्त्र और संविधान का ज्ञान सभी उसको प्राप्त होगा। इसीलिए ये भाजपा की आरएसएस की सरकार ने, आपने देखा
ये 5 किलो अनाज तो दे रही है भारत की जनता को फ्री में, लेकिन शिक्षा से वंचित की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार भी पिछली बार कि मध्याह्न भोजन खिला दो और इनको सुला दो और शिक्षा से वंचित करो, 8वीं पास करा दो, 10वीं पास ऐसे ही करा दो। ये कहीं ना कहीं इनको मालूम है शिक्षा ही वो सभी सवालों की जननी है, इसलिए शिक्षा का इनका जोर है। शिक्षा देखो ना आप, इन्होंने शिक्षा कितनी महंगी करी। बड़ी बड़ी लेटेस्ट हीरे पे जीएसटी नहीं है, बड़े बड़ी ज्वेलरी पे, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे जीएसटी नहीं है, और शिक्षा वाले सभी चीज़ों पे जीएसटी लगी है। जैसे पेन हो, पेंसिल हो, किताबें हो, काफ़ी हो, इस पे जीएसटी लगी है। और आप हीरे डायमंड खरीदो, उस पर आपको जीएसटी नहीं। मतलब आप देख लो, जनता, गरीब जनता तो डायमंड नहीं खरीदेगी ना, उसको जीएसटी फ्री है, वो टैक्स फ्री है। लेकिन आप पेंसिल, पेन खरीदो, कॉपी खरीदो, उस पर जीएसटी। और ये भाजपा की सरकार कभी नहीं चाहती कि देश की जनता शिक्षित हो। आप देखते हैं पूरे देश में, यूपी में योगी सरकार ने कितने हज़ारों सरकारी स्कूल बंद कर दिए, मध्य प्रदेश में भी सरकारी स्कूल बंद हुए। ये कहीं ना कहीं हर जगह आरक्षण का भी मुद्दा है कि ये लोग SC ST OBC के आरक्षण को रोका जाए और इनका निजीकरण किया जाए, इसके तरफ ज़्यादा रुको। लेकिन ये एक तरफ आरक्षण, ये भारत सरकार ने आरक्षण में एक EWS का एक प्रावधान दिया है। EWS तो इन्होंने 100% लागू कर दिया, लेकिन जो संविधान में SC ST OBC को जो पूरा आरक्षण है वो लागू नहीं करा। EWS आप देख लो, 100% हर जगह आपको सर्कुलर से लागू कर दिया, लेकिन आप OBC का 27% नहीं लागू, आप SC का 15% वो लागू नहीं, 7%, 7.5% आदिवासी वो लागू नहीं है, और आप दूसरी कहीं आर्मी वाला वो लागू नहीं, लेकिन EWS सब जगह लागू। कहीं ना कहीं ये देश की जनता और यह जो लोगों को रोक रहे, अभी मैंने एक खबर पढ़ी थी, आदिवासी जज निकले थे, 114 जगह निकली थी सिलेक्शन कमेटी में, सभी लोग एक ही समुदाय के लोग थे, और आदिवासी समाज का और SC समाज का वो कैसे भला कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ 114 में से 6 सीटें जजों की नियुक्त करी, और उसके बाद रिपोर्ट करी कि बाकी लोग कोई मतलब पात्र नहीं पाया गया, योग्य कोई व्यक्ति नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि उस सिलेक्शन कमेटी में, हमारी कमेटी में सभी एक ही धर्म, एक ही समाज के लोग थे, एक ही ब्राह्मणिज्म लोग थे। वही ब्राह्मणिज्म में तो वो SC ST OBC का कहाँ से नियुक्ति करेगा, कहाँ से पात्र मिलेगा? हमारी तो देश के सरकार को और सुप्रीम माननीय न्यायालय से भी हमारी मांग है, जो भी सिलेक्शन कमेटी हो, UPSC की, MPSC की या स्थानीय लेवल की भी, और चाहे न्यायालय की कॉलेजियन सिस्टम हो, उसमें जो भी व्यक्ति हो, सभी सामाजिक व्यक्ति हो। भाई ये कि आपने देखा होगा कि जितनी कोर कमेटी है, जैसा इन्होंने कॉलेजियम सिस्टम होता है, अभी इन्होंने चुनाव आयुक्त के सिस्टम में एक लॉ कर दिया कि प्रधानमंत्री और एक नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन और गृह मंत्री। भैया दो व्यक्ति अगर सरकार के रहेंगे तो वो तो उनके व्यक्ति को नियुक्त करेंगे ना। तो भाई न्यायालय को उनको उनके कमेटी में रखना चाहिए था, एक CJI सुप्रीम कोर्ट के किसी को, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं है। ऐसे ही इन्होंने सभी सिलेक्शन कमेटियों में अपने अपने लोगों को भर के, इसलिए SC ST का दोन हो रहा है। और ये SC ST का दोन और OBC का दोन ऐसा करते हैं कि चाहे न्यायालय की बात हो, चाहे कलेक्टर की IPS की बात हो या IAS की बात हो, कि ये अपात्र घोषित करके SC ST और OBC को विकास का रास्ता रोकते हैं। देश में मोदी जी संविधान के अनुरूप कार्य करके इस देश को विकास की ओर ले जा रहे हैं, देश को विनाश की ओर ले जा रहे हैं, इस पर क्या कहना है? नरेंद्र मोदी संविधान के हिसाब से काम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ RSS के बनाए हुए रिमोट कंट्रोल और स्क्रिप्ट के द्वारा काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे, चुनाव अभी अभी आचार संहिता लगी है, लेकिन विगत महीनों से आप सभी न्यूज़ पेपरों के हेड पेपर वो पेज देख लो, पूरे नरेंद्र मोदी के छपे आ रहे, चाहे दैनिक भास्कर हो, नई दुनिया हो, दैनिक जागरण हो या पत्रिका हो, सभी के न्यूज़ पेपरों पे हेडिंग आती है, और TV चैनलों पे सभी का नरेंद्र मोदी जी का जय जयकार और पूरे मतलब एडवर्टाइजमेंट चल रही है। ये कहीं ना कहीं देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, एक भी संवैधानिक बात नहीं करते। जैसा संविधान इन्होंने ये दिया था, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, गरीबी हटाएंगे, ये एक भी तो कार्य नहीं कर रहे हैं। ये अगर ऐसा काम करते तो ये संवैधानिक काम होता था। इन्होंने शौचालय बनाया, इसके अलावा कुछ ही नहीं बनाया। शौचालय में क्या होता है कि आप बाहर जाके ये करते, ये तो अभी भाई राम जी का मंदिर बनाया, इन्होंने बड़ी अच्छी बात करी कि प्रभु राम जी सभी के हैं, लेकिन आपने ये जो 327 करोड़ रुपए जो खर्चा करे हैं वो किस मत से करे?
ये भी तो देश की जनता को हिसाब बताओ कि संवैधानिक नहीं, किसी ना SC ST OBC का ही तुमने हक मारा है ना। 370 भाई जनहित में काम करो ना, आप कोई IIT IIM बना लो, शिक्षा का बना लो, कोई अस्पताल बना लो। तो अभी तक ये नहीं बन रहे हैं। और बस आप ठीक है, राम मंदिर बना, अच्छी बात है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बना था, भाजपा ने थोड़ी बनाया, वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, वो बना दिया, अच्छी बात है। तो ये बिल्कुल असंवैधानिक काम कर रहे हो, देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार में असंवैधानिक कार्य किया जा रहा है, जो लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जो मानव के अधिकार है उनका हनन किया जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की रहेगी तो हमारे अधिकारों का हनन होगा। तो इसीलिए हम सभी को राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार को लाना पड़ेगा, कांग्रेस की सरकार बनाना पड़ेगा। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। न्याय समता न्यूज़ को फेसबुक पेज पर देख फॉलो कर लेना, और इस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।